हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस वाली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज स्टेट्स इज़ द नल सरोवर सेंचुरी लोकेटेड। तो ये जो नल सरोवर सेंचुरी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर लेह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के अंदर जो है नल सरोवर सेंचुरी जो है लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिया में जो है 573 टोटल ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 573। ठीक है, जो कि इंडिया का टोटल 3.73% जो है ये एरिया कवर करती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ी की, अगर हम लार्जेस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट जो है वो है कच्छ। ठीक है, लार्जेस्ट जो है वो कच्छ डिज़र्ट है। कच्छ डिज़र्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है लार्जेस्ट है, और ये भी जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है। और ये जो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है वोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वोर VOR आप याद रखिएगा। जो स्मॉल है स्मॉलेस्ट कौन सी है? वोर है। और ये कहाँ पर है? तो ये जो मतलब स्मॉलेस्ट जो है बोर वाइल्ड लाइफ ये जो सेंचुरी है ये अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसके अलावा बात है पंजाब, तो पंजाब में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लगभग 13 के करीब। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। एक तो हरिके नाम याद रखना है, हरिके वेटलैंड। ठीक है, हरिके वेटलैंड यहाँ पर है। और इसके अलावा जो है अबोहर याद रखना है आपको, अबोहर। अबोहर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पंजाब के अंदर है। ठीक है। और इसके अलावा यूपी में भी जो है करीब 26 के करीब वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और इसमें आपको नेम याद जो रखना है वो रखना है हस्तिनापुर का। ठीक है, हालांकि नंबर इंपोर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक मैंने ऐसे ही बताया। ये जो है हस्तिनापुर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा एक पटना मतलब करके है, पटना वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, पटना वर्ल्ड सेंचुरी है, वो आप याद रखें। ये पटना नाम से, लेकिन ये एटा ज़िले में पड़ती है। ठीक है, जो एटा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें है ये। ठीक है। इसके अलावा जो है लेह की अगर हम बात करें तो लेह में भी आपको याद रखना है, एक तो चांगथांग का। ठीक है, चांग थांग का नाम याद रखना है। और एक नाम आपको यहाँ पर क्या रखना है? काराकोरम का। ठीक है, काराकोरम का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है इसके लिए, या फिर हम कह सकते हैं नुब्रा सियोग। ठीक है, तो ये आप कुछ नाम आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ दीज इज़ अ नेशनल सेंचुरी इन कर्नाटका। इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है सेंचुरी कर्नाटक के में है। ऑप्शन ए सोमेश्वर सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क और तुंगभद्रा सेंचुरी। तो ये जो हैं ये सभी जो सेंचुरीज़ हैं ये कर्नाटक में ही हैं। ठीक है, जैसे ये जो सोमेश्वर है ये कर्नाटक के उडुपी ज़िले के अंदर आती है। ठीक है। और इसके अलावा जो बांदीपुर है ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपने नाम इसका सुना होगा, जो कि मतलब नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हिस्सा है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व उसका पार्ट है ये। ठीक। और इसके अलावा जो तुंगभद्रा है, जो तुंगभद्रा भी कर्नाटक में ही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। असम, आसाम में क्या बताया? मानस नेशनल सेंचुरीज, एंड पंजाब में अभोर नेशनल सेंचुरीज। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा आपको यहाँ पर बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी ऊपर, पंजाब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और असम में आपको अगर मालूम हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो कौन सा सही है, तो सही कौन सा होगा, दोनों इसके सही हो जाएंगे, असम और पंजाब दोनों। ठीक है, असम में जो मानस नेशनल सेंचुरीज है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से भारत का 57वां और मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ दीज इज इंडिया 57th टाइगर रिजर्व एंड द वन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में कौन सा है 57वें नंबर का? रातापानी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, बोथ, या फिर नन ऑफ द दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये 57th है। ठीक है, ये 57th है। और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी का ये 8वां है। ठीक है। और इसमें जो है मतलब इसी जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसके अंदर भीमबेटका जो है, भीमबेटका रॉक सेल्स, जो मतलब रॉक शेल्टर्स जो होते हैं, रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो राजा जी है ये तो आपको पता है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर प्रोजेक्ट टाइगर द टर्टल
कंजर्वेशन स्कीम एंड द क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। बाघ परियोजना, कछुआ संरक्षण योजना और मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, बट हम इसे जो सही तरीके से पढ़ेंगे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको यहाँ पर याद रखना है 1973 का है, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और जो कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ से इसे जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद में कौन सी योजना है ये? उसके बाद में लिखा हुआ कछुआ, ठीक है। कछुआ मतलब ये टर्टल कंजर्वेशन स्कीम जो है, टर्टल कंजर्वेशन स्कीम, ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में, ठीक है। 1975 में इसे स्टार्ट किया गया था उड़ीसा से, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी की बात की गई है? मगर प्रजनन परियोजना, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। ये जो है ये भी 1975 में जो है उड़ीसा से ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये जो है तीनों आपको याद रखने हैं। ये जो क्रोकोडाइल वाला 1975, टर्टल 1975, और ये जो बाघ जो टाइगर की बात करी वो उसकी डेट आपको याद रखनी है 1973, ठीक है, 1973 था ये, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इज चिल्का लेक ओडिशा, इन विच ईयर डिड इट रिसीव दिस स्टेटस? मतलब जो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील, उससे किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ ये रामसर साइट्स का, ये आपको बताना है। 1981, 1973, 1979 और 2014। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1981, ठीक है। 1 अक्टूबर 1981 को जो है इसके लिए रामसर साइट्स का जो है इसके रूप में इसे जो नेम दिया गया था। और ये जो है ये मतलब ब्रैकिस जो वाटर होता है, खारा पानी जो होता है, ब्रैकिस वाटर लेगून है ये, ठीक है। ये खारे पानी की झील है, ब्रैकिस वाटर लेगून है। और ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की लार्जेस्ट है ये, ठीक है। एंड वर्ल्ड की अगर हम बात करें भाई वर्ल्ड की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ेन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, एडोबी फोटोशॉप या विंडो? तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंपल, जैसे जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर का जो बाहरी हिस्सा है हार्डवेयर, और कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है यूज़र जो है, ठीक है, यूज़र है, इसके बीच में जो भी इंटरफेस है, जो मतलब यूज़र जो है किस तरीके से वो कंप्यूटर पर वर्क कर पा रहा है, कैसे उसको मैनेज कर रहा है, किस तरीके से उसे चला रहा है, तो उसका जो इंटरफेस है, मतलब माध्यम जो है, जिस माध्यम से यूज, जैसे मान लीजिए सामने TFT रखी हुई है, ठीक है, कंप्यूटर रखा हुआ है और यूज़र ये है, तो यूज़र ये डायरेक्ट TFT देखता रहेगा, इसे चला थोड़ी पाएगा अगर इसमें कोई मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब ये ऑपरेट कैसे करेगा TFT के लिए? तो ये जो माध्यम है ऑपरेट करने का, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा इसमें? विंडो जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो 3 आप जो देख रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इन्हें कोई स्पेशल वर्क के लिए असाइन किया गया है, ठीक है। जो इनका स्पेशल कोई वर्क होता है सिर्फ उसी के लिए असाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए असाइन किया गया है, इसे डॉक्यूमेंट वगैरह इस पर बनाए जाते हैं। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है ये, ठीक है। ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है ये, और इसका उपयोग क्या है? इंटरनेट में सर्फिंग वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडोबी फोटोशॉप क्या है? ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इमेज वगैरह सेट की जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? देखो, एक बाइट में बिट होते हैं 8 बिट, या फिर हम कह सकते हैं 2 निबल, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्या? इसके बाद में आता है, हम बात करेंगे किसका? केवी की, ठीक है, केवी की बात करते हैं। केवी में 1024 बाइट, ठीक है। फिर एमबी में 1024 केवी, फिर एमबी के बाद किसका? केवी, एमबी, जीबी, 1024 एमबी, फिर टीबी 1024 जीबी। तो इस तरीके से इसकी जो है क्वेश्चन अगर यहाँ पर किसी को कोई पूछा जाए तो जो है एक आपको याद रखना है कि एक बाइट में 8 बिट या 2 निबल होते हैं। कहीं केवी के अंदर 1024 बाइट, और एमबी के अंदर 1024 केवी, जीबी के अंदर 1024 एमबी, और टीबी के अंदर 1024 एमबी। इस तरीके से जो है इसमें निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए 4 बिट बराबर 1 निबल आया निकल के, मतलब
2 निबल में 8 बिट हैं। तो वहीं अगर पूछ लिया जाए एक निबल जो है, एक की बताइए एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो आप कह देंगे 4 बिट होते हैं। ठीक है, 4 बिट होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मतलब एक बाइट में 2 निबल और एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाइट में 2 निबल बनते हैं। ठीक है, और एक बाइट में 2 बिट होते हैं। ठीक है, और अच्छा ये बिट मतलब क्या है, ये बाइट की सबसे छोटी एक तरीके से कह सकते हैं, उसकी एक यूनिट है एक। ठीक है, और इसमें जो है बिट का मतलब क्या है, बिट को अगर हम इसको फुल फॉर्म बताऊँ आपको, तो ये बाइनरी डिजिट होता है ये। ठीक है, बाइनरी डिजिट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 मान होते हैं। इसकी वैल्यू मतलब 2 इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं 0 या फिर 1। ठीक है, तो ये होते हैं। तो वहीं आप समझ गए। अब 1024 में जैसे मैंने आपको बता दिया KB GB TB ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं से आता है तो आप बड़े आराम से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका अब देखिए क्या होगा। ऑप्शन इसका हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितने बिट, अब आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेमोरी, इनमें से कौन सी जो है एक परमानेंट मेमोरी है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे रैम, रोम, कैशे मेमोरी या फिर रजिस्टर मेमोरी। अब परमानेंट का मतलब क्या है, परमानेंट का मतलब है कि जो मेमोरी डिलीट नहीं हो वही तो परमानेंट होगी, मतलब जो मेमोरी डिलीट नहीं होगी उसे हम परमानेंट कहेंगे। तो ये वाली जो मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास ही थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इसी स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, जैसे जब कंप्यूटर को जब स्टार्ट होता है तो बेसिक जो मतलब BIOS जिसे हम बोलते हैं, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ये स्टोर कर सकता है, मतलब स्टोर करता है पहले। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के पास अपने आप में कुछ जो टाइम लेता है, तो उसके जो सिस्टम है बेसिक इनपुट आउटपुट उन्हें स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये रैम हो गया, चाहे कैशे मेमोरी हो गई, चाहे रजिस्टर मेमोरी हो गई, ये कौन सी हैं, ये तीनों। तो ये जो है ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी मेमोरी नहीं हम बोलेंगे। ठीक है, ये टेम्पररी मेमोरी हो जाएंगी, और ये मतलब ये हो जाएगा रीड जो मतलब ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाली होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। उसे इरेज किया जा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसे जो है इरेज किया जा सकता है। और ये भी जो है कैसी मेमोरी होती हैं, और जो रजिस्टर मेमोरी होती हैं, तो कैसे जो है CPU और मतलब रैम के बीच होती है। जैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है CPU और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी जो बफर के रूप में कार्य करती है, तो आपको यहाँ याद रखना होगा कैसी मेमोरी। ठीक है, कैसी मेमोरी है जो कि CPU और रैम के बीच में बफर का काम करती है, बार बार जो भी डाटा जो है यूज होता है उसको स्टोर करके स्पीड बढ़ाती है CPU की। ठीक है, मतलब जैसे कोई डेटा बार बार उस क्रोम पर या कुछ पर सर्च कर रहे हैं, तो CPU मेमोरी जो CPU है वो रैम पर डायरेक्ट ना जाकर कैसे मेमोरी से वो डेटा उठा लेता है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे अगर हम फास्ट की बात करें, सबसे फास्ट मेमोरी अगर हम बात करें तो वो होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी ये सबसे फास्ट मेमोरी है। इसके बाद जो मेमोरी आएगी वो आएगी कैशे मेमोरी, इसके बाद जो आएगी वो आएगी रैम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो इसका जो क्वेश्चन है वो तो इसका आंसर आप बता ही देंगे, क्योंकि इसमें जो है ये वाइट निबल बिट और KB लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको बता भी दिया। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होती है। ठीक है, मतलब बाइनरी डिजिट 0 या 1 जिसकी वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS एक्सेल का उपयोग इसमें से मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। MS एक्सेल इज मेनली यूज फॉर प्रेजेंटेशन के लिए, पावर पॉइंट यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए, इसके लिए जो है मतलब वर्ड यूज किया जाता है, और स्प्रेडशीट एंड डेटा एनालिसिस के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजिंग के लिए काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं, उन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी वेब ब्राउज़र है, पावर पॉइंट जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर D इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, अभी जैसे कि अभी AI चैटबॉट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये बहुत चर्चा में बने हुए हैं। तो गूगल क्रोम का जो चैटबॉट है वो क्या है, गूगल जेमिनाई। ठीक है, गूगल जेमिनाई। और इस फायरफॉक्स का तो अपना कोई भी नहीं है। और हम एज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर हम बात करें, तो इसका कौन सा है, कोपायलट। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, कोपायलट है ये। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज इसका ब्राउज़र का नाम है एज, और ये कोपायलट इसका जो है AI चैटबॉट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रीन शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपी करने के लिए किया जाता है। और पेस्ट के लिए आप जानते हैं ये कंट्रोल प्लस बी का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं हम कट के लिए। अंडू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये 25% ऑफ 480, अभी तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आप जानते हैं मैथ में। तो बहुत ईजी है, 480 करेंगे, 25 को नीचे करेंगे, परसेंट के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका हमें क्या बताना है, इसका 25% हमें बताना है ना। हाँ तो ठीक है, इसका 25% बताना है। तो ये एक सेकंड, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है, सही तरीके से देखिएगा आप। 480 करके मल्टीप्लाई करना है 25% से। टोटल वैल्यू इसकी 100, तो 100 नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर 25 से यहाँ नीचे भाग करेंगे, 25 से 25 चौके 100, फिर 1 4 1 4 4 2 8 0। तो ये जो है 120, इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक यहाँ पर देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 800। आफ्टर 10% डिडक्शन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, जैसे 800 रुपीज़ जो है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 100% है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, 10% डिस्काउंट देकर। तो डायरेक्ट हम 90% इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से इसका 0 0 कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 722 और 0 का 0, ठीक है। तो 720 रुपये इसका ऑप्शन जो है करेक्ट सही होगा, सी, ठीक। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा क्या दिया है। 3x बराबर 27 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 3x बराबर 27 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27, 3 जो अपॉन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इफ़ 2/5 ऑफ अ नंबर ऑफ 24 व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। यदि किसी संख्या का 2/5 भाग है वो 24 है, किसी भी नंबर का 2/5 भाग क्या है 24 है, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मतलब जैसे x नंबर है, इसका 2/5 भाग क्या है 24 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप क्या करेंगे 5/2 कर देंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई मतलब भाग करेंगे, से ये आ जाएगा 12, 12 पंजे 60। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखिएगा, ठीक है। हम काफ़ी स्पीड में फेम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, मैथ के ज़्यादा कठिन क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, ठीक है। अगर इस बार आते भी हैं तो मैं ऐसा करूँगा, नेक्स्ट वीडियो से कुछ थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इतने कठिन आते नहीं है तो आपको उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में आप इसे कवर कर लेंगे, मैं थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आप जो है उनको भी मैं कवर कर लूँगा, ठीक। इससे अगर मान लीजिए इस बार अगर मान लीजिए कुछ उन्होंने लेवल ऊँचा किया तो फिर उसमें आप अटके नहीं, आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण कितना होगा, मतलब हमें इसका हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। काफ़ी आसान है। तो आपका इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया h स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा, इसको रूट में ले लेंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ 1 पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, हाउ मैनी डेज विल 4 persons टेक अ कंप्लीट टू सेम वर्क, व्हाट सेम वर्क एट द सेम रेट्स, ठीक है। क्या पूछा गया है इसमें, एक व्यक्ति जो है 12 दिनों में कार्य पूरा करता है, और उसी गति से 4 व्यक्ति वह काम कितनी देर में पूरा करेंगे। तो आपको बताना है कोई काम जो है 12 आदमी जो है किसी मतलब किसी भी मतलब उससे कर रहे हैं स्पीड से, अगर उसे ये मतलब 12 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं, एक व्यक्ति करता है 12 दिनों में, ठीक है। तो 1 पर्सन कर रहा है, कितनी देर लग रहा है 12 डेज लग रहा है। और ये अगर मान लीजिए 4 पर्सन करें, इसे हम बराबर कर लेंगे, 4 पर्सन करें तो कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है पहले से समझिएगा, M1 मल्टीप्लाई D1 बराबर M2 मल्टीप्लाई D2। तो M1 हमारे पास कितने में था, एक डेज कितने थे हमारे पास 12 डेज में कर रहा था, ठीक है, इजिकल टू अभी हमें निकालना है M2, ठीक है। नहीं M हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है 4, ठीक है, 4 पर्सन है, और हमें D हमें निकालना है कितने दिन में। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इजिकल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। वैसे भी आप निकालेंगे तो D बराबर क्या आएगा 1/12/4 आ जाएगा। तो वो भी भाई जो सेम प्रोसेस पड़ती है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, 0 एक्सप्रेस द 0.75 इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आप कैसे
कैसे कर सकते हैं, 0.75 करेंगे। नीचे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आप नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 से फिर भाग या फिर इसे आपस में काटेंगे, देखेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आ रहा है, तो आप वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट किया पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके बाद जो आपकी जो एडवाइस है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन को अगर आपको लेवल इसका कम लग रहा हो या फिर किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस कमेंट को देखूंगा और उसके अनुसार जो है फिर इसमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।